हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां कर दूं। बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। पहली चीज, बेटा एक बार हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जी हां, 2026 चल रही है ये। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पर उन लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ओल्ड लेक्चर है वो आपको चैनल के होम पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करोगे, वहां पे होम दिखाई देगा आपको। होम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, होम शॉर्ट्स वीडियो दिखाई पड़ता है। तो होम पे जाओगे तो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फोल्डर बने हुए हैं। वहां से आप बाकायदा पूरी स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐप पर हैं उनके लिए भी ये ओल्ड लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे बार-बार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये जो नए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। नए लेक्चर की वजह से कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि अभी जस्ट लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, इससे पहले लेक्चर्स नहीं थे। तो लेक्चर्स ऑलरेडी एक बारी थे। अब न्यू लेक्चर्स का मतलब हर एक चीज एडवांस, ठीक है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हर चीज यहां पर एडवांस कर दी है, इनहैंस कर दी है। पुराने लेक्चर का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, वो भी उतने ही इफेक्टिव है। बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यहां पर हिंदी भी साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सटीकनेस है, और थोड़ा सा और प्रिसाइज लेके चल रहे हैं। ओल्ड लेक्चर्स, जो कुछ लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो नए लेक्चर्स को हम काफी प्रिसाइज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को सेट किया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। लेकिन अब आपका एग्जिट एग्जाम है तो दोनों ही जो लेक्चर्स है आपके लिए क्या है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजें आपको साथ में हिंदी और थोड़ी सी इनहेंस तो होती है। हर चीज जो भी नए वर्जन के साथ आती है थोड़ी अच्छी होती है। बट जो पढ़ाई के बारे में बात करें, मोबाइल के केस में ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कि पुरानी चीज बेकार होती है, बट पढ़ाई के मामले में पुरानी चीज बेकार नहीं होती। ओल्ड लेक्चर्स गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली खास चीज क्या है, चीजें इनहैंस है, साथ में आपको हिंदी मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों की शिकायत थी पिछले कई सालों से कि सर हिंदी में भी नोट्स और लेक्चर्स को अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो नोट्स और लेक्चर आपके हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। केवल यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि जो लाइव क्लासेस ले रहा हूं ऐप पर मैं, ठीक है ना, वही लाइव क्लासेस को अभी मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, अलग से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज जो यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों के लिए ओके है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा करते सर दिक्कत आती है। नोट्स बेटा आपको सिर्फ ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप पे जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाकर के चैप्टर खोलेंगे, वो लेक्चर खोलेंगे, वहां पर नोट्स का लिंक, नोट्स जो है पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही मिलेगी, यूट्यूब पे इस बार नहीं है, हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर वैसे भी आपको सारी चीजें, जिन बच्चों ने ऐप लिया हुआ है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि अब आपका कंपलसरी होने वाला है, या मान के चलो कि हो गया है। तो आप लोग ढिलाई ना करें। जो इस साल बच्चे हैं डी फार्म के अंदर, खास करके फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे कुछ हद तक तलवार लटकी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से बच्चों पे भी वो सारी चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटकी है। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल मैं तब भी कहूंगा आप लोग अभी से एग्जिट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। उसके 2 फायदे हैं, आगे जाके आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं 2028, यानी कि इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाद बाकी कोर्स का प्राइस कभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, वो 1100 रुपए ही है। साथ साथ में आपकी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर, ठीक है, 550 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। बाद बाकी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज वहां पे काफी डिटेल में है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो सब जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ्री किया हुआ है कंटेंट, वहां पे जाके आप उसको चेक कीजिए।
ठीक है, ये कुछ बातें बतानी थी कि चीजें नई नहीं है, चीजें काफी पुरानी चल रही है, चीजों को अब कुछ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज चैप्टर नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो जाएगा। लेक्चर 4 नर्वस टिश्यू, इसको पढ़ते हैं और फिनिश करते हैं। इससे पहले के तीनों टॉपिक पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है, और पढ़ लेना अच्छे से। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, तो वहां पे आप लोगों का एक्टिव रहना जरूरी है। ठीक है, चलिए, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स उसके अंदर होते हैं, तो बेसिक बातें आप लोगों को पता है, लेकिन हमको यहाँ थोड़ा सा डिटेल लेकर चलना पड़ेगा। और नर्वस टिश्यू को आप अच्छे से समझिएगा, इसका फंक्शन फिर आगे डिटेल में, आई थिंक चैप्टर नंबर 11-12 में इसका फिर डिटेलिंग आएगा। और दवाइयों का जो वर्क है, दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, किस तरह से सिग्नल पहुंचाती हैं काम करने के लिए, वो दिमाग में सेट करने के लिए नर्वस टिश्यू का जो वर्किंग है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये चैप्टर, मतलब कोई भी चीज जो हम HAP में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो उसको ध्यान रखना, दवाइयाँ जब काम करती हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर काम करती हैं। हमारी बॉडी में कैसे काम करेंगी, उसके लिए ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू, ठीक है, क्या होते हैं नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक हिंदी में कहते हैं हम लोग। डेफिनेशन की बात करें अगर हम लोग, ये क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल टिश्यू। बायोलॉजिकल है, ठीक है, लिविंग थिंग में पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ बायोलॉजिकल टिश्यू। ओके, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, कोई सिग्नल आता है उसको रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा कि सिग्नल है क्या, देन ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। सिग्नल्स के रूप के बारे में अभी हम बात करेंगे। जो न्यूरॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को 2 रूप में सेंड करता है, इलेक्ट्रिक के रूप में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, फिर लास्ट में यानी कि फाइनली उसको वो केमिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो जो न्यूरॉन है, अभी इसको थोड़ा सा हम डिटेल समझ लेंगे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल दोनों होते हैं, दोनों को कंबाइंड यूज करके वो मैसेज को आगे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कहा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स बोलते हैं। थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में इसका एक ही काम है, रिसीव करना, प्रोसेस करना और ट्रांसमिट करना। ठीक है, क्लियर है। प्राइमरी कंपोनेंट कहां पे पाया जाता है, ये ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और पेरिफेरल नर्व्स में। ठीक है, अब ब्रेन के बारे में बताऊं मैं। ब्रेन पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू का ही बना हुआ है, और ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं यानी कि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इन न्यूरॉन्स का खुद का कोई भी सेंस नहीं होता है। जैसे कि आंखें खुद को नहीं देख सकती हैं, उसी तरह ये जो न्यूरॉन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो इसके सेल्स का बेसिक जो सेल है इसके अंदर, वो अगर इस न्यूरॉन को मैं खुद काटूं इस तरीके से, तो ये अपना दर्द फील नहीं कर सकता। यही वजह आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन में जब हड्डी काटते हैं, ऊपर से स्किन काटते हैं, उसका दर्द तो होता है। ब्रेन जो मेन होता है, अगर उसमें कट वगैरह लग जाए तो वहां पेन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बातें। तो मेन रूप से ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे पेरिफेरल नर्व्स में, पेरिफेरल जो बॉडी के यहां से लेकर के बाजुओं में, ठीक है, पैरों में फैल रही है, उसकी बात हो रही है। इसके 2 कंपोनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो मेन न्यूरॉन है, ठीक है, जो इसका मेन सेल है, इसको डिटेल में देखेंगे। नर्वस टिश्यू किस टाइप के सेल से बना हुआ है, उसका नाम क्या है, न्यूरॉन से बना हुआ है, और इसका स्ट्रक्चर बाकायदा आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, क्लियर है बातें। मैं ठीक हूं बेटा, मैसेज नहीं देगा, ठीक है, मैं ठीक हूं, ओके हूं मैं। चलिए, न्यूरॉन की बात करें तो मैं बोल रहा था कि खास तरह के सेल किसके सेल्स हैं, टिश्यूज किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। नर्वस टिश्यू किस टाइप के सेल का बना हुआ है, दिस न्यूरॉन सेल का बना हुआ है। इसका काम क्या है, कैरी इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स। ठीक है, ये जो हमारे नर्वस टिश्यूज हैं, ये 2 टाइप के सेल से बने होते हैं। एक न्यूरॉन्स हैं, इसका काम होता है
इंपल्स सिग्नल को लेके जाना। दूसरे होते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स या ग्लायल सेल्स कहते हैं। बच्चा यहां पे धोखा खा जाता है, ध्यान रखो। न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में न्यूरोग्लियल सेल्स 10% ज्यादा होते हैं, यानी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, खाना पीना देना, उनकी रक्षा करना, उनके लिए पूरा एनवायरनमेंट तैयार करना, हर एक काम एक तरह से उसकी देखभाल करने का काम कौन करते हैं? न्यूरोग्लियल सेल करते हैं या ग्लायल सेल्स करते हैं। क्या काम है इनका? सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, नरिश करना, ठीक है, इंसुलेट करना, उसको बचा के रखना। तो ये प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं, ये दोनों मिलकर के पूरा का पूरा हमारा नर्वस टिश्यू तैयार करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कंफ्यूज नहीं होना न्यूरॉन्स पे और न्यूरोग्लियल सेल्स। मेन न्यूरॉन्स है, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है? उसके एक तरह से कह सकते हैं पेरेंट्स हैं, जो कि उसकी पूरी देख रेख करते हैं। न्यूरॉन अपनी देख रेख खुद नहीं कर सकता। चलिए आगे आते हैं। अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग इसका सिंपल डायग्राम बनाएंगे और कौन कौन सी खास चीजें आप मेंशन करेंगे वो मैं आपको बताता हूं मैं। चलिए समझते हैं इसको। तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका ये जो मेन पार्ट है, ये यहां से लेके यहां तक, यही मेन सेल कहलाता है। ये सेल का पार्ट है, ध्यान रखना। दिस इज द मेन सेल, हेड हो गया ये, ठीक है, मेन बॉडी। क्लियर है? दिस इज द मेन बॉडी। अब इस मेन बॉडी की अगर हम बात करें तो इसके बीचा बीच में क्या है? न्यूक्लियस। ये चीज जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस न्यूक्लियस को मेंशन करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, ठीक है। एक मिनट, ये क्लियर है आप लोगों को? देखें जरा, हाँ ठीक है, क्लियर है, ठीक है। पहला क्या है? न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस के बाद आप लोग जो मेंशन करोगे इसमें, वो इसकी जो पूरी पूरी ये जो मेन बॉडी है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये पूरी की पूरी बॉडी है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी या सोमा। यानी कि ये जो पूरा पार्ट है, इसको क्या बोला गया है? सेल बॉडी या सोमा। मेन जो सेल हो गया उसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया गया है, ठीक है। अब न्यूक्लियस यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हम किसी चीज से कोई उभार निकला हुआ है, ठीक है, तो ये इसी के सेल से इस तरीके से ये उभार निकले हुए हैं। उभार के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन से जो निकले हुए हैं, इसके एंटीना टाइप, इनको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो एंटीना टाइप निकले हुए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। 1 2 बॉडी, या बल्कि ऐसा कहना चाहिए, इसको मैं सीक्वेंस में सेट करूं कि 5-6 चीजें जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पहली सेल बॉडी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, सेल से निकलते हुए क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे। क्लियर है? अब इसको और अच्छा काम करने के लिए, सिग्नल बहुत अच्छे से पकड़ने के लिए, इस डेंड्राइट्स के भी फर्दर ऐसे ये नुकीले नुकीले हिस्से निकले होते हैं, एंटीना निकले होते हैं, इसको हम डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहते हैं। इसको मेंशन करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल बॉडी आपको मेंशन करनी है जब इसका डायग्राम बनाओगे, न्यूक्लियस मेंशन करना है, डेंड्राइट्स मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप लोग इसमें नो डाउट सेल के अंदर एक चीज पाई जाती है, क्या? साइटोप्लाज्म, उसको मेंशन करोगे। इसके साथ साथ यहां पर एक खास चीज पाई जाती है, ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने टाइप के हैं, डेट इज निसिल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? निसिल्स ग्रेन्यूल्स। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। देन आगे आते हैं हम लोग, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? दिस, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी के लिए, ठीक है। और ये जो इसका गर्दन वाला पार्ट है, ये जो इसका गर्दन वाला पार्ट है इतना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वो तीनों एरो उधर चले गए, थोड़ा सा ठीक करेंगे इसको। इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, ठीक है। और इसी सेल से फिर ये एक्सॉन हिलॉक एक पतले पाइप नुमा में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पाइप नुमा चलता चला आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पाइप नुमा चलता चला आ रहा है, ये दिस इज द एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया 7th, एक्सॉन हिलॉक, देन 8th
एक्सॉन हो गया अपना। ठीक है, यहां से ये एक्सॉन यानी कि ये सेल के पास डेंड्राइट क्या करेंगे, थोड़ा सा काम ही पता चलता हूं मैं, ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, सिग्नल्स पकड़ लिया इन्होंने, जो सिग्नल आया है वो यहाँ पे प्रोसेस होगा कि क्या सिग्नल है क्या नहीं है, फिर प्रोसेस करके उसके हिसाब से ये आगे मैसेज को सेंड करते हैं। वो मैसेज इस एक्सॉन से होता हुआ आगे चलता है। अच्छा, इस एक्सॉन की एक खासियत है, ठीक है, कुछ सेल्स न्यूरॉन के ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक्सॉन होता है, कुछ सेल्स न्यूरॉन के ऐसे होता है जिनके ऊपर स्वैन सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्वैन सेल्स। इन स्वैन सेल्स की खासियत क्या है समझना, ये एक तरह से इसको प्रोटेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये स्वैन सेल्स होते हैं, ये पूरी कवर्ड होते हैं, देख रहे हो इस तरह पूरा कवरिंग है ये स्वैन सेल का न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। अब जो स्वैन सेल होते हैं उसके सबसे अंदर की जो ये परत होती है, ठीक है, जो कि इसको पूरा कवर्ड कर रही है, वो कहलाती है माइलिन शीथ। ये टर्म बार बार आएगा। एक तरह की कवरिंग है, एक तरह का इंसुलेशन है। ठीक है, तो माइलिन शीथ हो गई, और सेल्स हैं तो उसका साइटोप्लाज्म भी होगा, और न्यूरल लेमा आ गया, उसकी जो सेल की मेम्ब्रेन कवरिंग होगी वो भी होगी। तो यहाँ पे मेन चीज जो हमें समझना है वो क्या है? माइलिन शीथ। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। स्वैन सेल्स मेंशन करो ना करो, कवरिंग में आपको माइलिन शीथ को मेंशन करना है। ठीक है, माइलिन शीथ इसको क्या दे रहा है? इंसुलेशन दे रहा है। अच्छा, जहां जहां देखो माइलिन शीथ नहीं है वहां हल्का हल्का ये इस टाइप से फूला हुआ है, स्वेलिंग सी है। तो और ये गैपिंग आ गई यहां पर, जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, माइलिन शीथ लगातार नहीं होती है, यहाँ पे सेल आ गया, गैप होगा, फिर सेल है, ये मतलब स्वैन सेल है, मतलब माइलिन शीथ होगी, फिर गैप है। जहां जहां पर ये गैपिंग है उसको, उस गैपिंग का एक नाम है नोड ऑफ रेनवायर। ठीक है ना, दैट इज द 10 नंबर योर। ठीक है, नोड ऑफ रेनवायर की अपनी एक खासियत है, जब इसका सिग्नल का प्रॉपर मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग तब देखेंगे। जिनमें स्वैन सेल्स मतलब ये माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, उसमें सिग्नल प्रॉपर ऐसे चल के आ रहा होता है। सिग्नल कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है, लगातार चलता चला आ रहा है इस तरीके से। और जहां जिनके अंदर माइलिन शीथ पाई जाती है उसमें सिग्नल जंप करता है, यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो इसको हम साल्टेटरी कंडीशन कहते हैं। और सिग्नल जब जंप करके चलता है, ऑब्वियसली बात, आप खुद सोचो, आप लगातार भाग रहे हो और जंप ले लेके भाग रहे हो लंबा लंबा, तो जब लंबा लंबा उसी रफ्तार से जंप ले रहे हो जितनी रफ्तार से भाग रहे थे, तो वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो माइलिन शीथ कहीं ना कहीं क्या कर रही है? सिग्नल को फास्ट करवाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, माइलिन शीथ हो गया। देन नोड ऑफ रेनवायर, जो बीच की गैपिंग है। जो चीज मैंने बोली है केवल आपको वही चीजें याद रखनी है और मेंशन करनी है अपने एग्जाम के डायग्राम में। ठीक है, नोड ऑफ रेनवायर हो गया, ये चलता चला आएगा यहाँ पर। और लास्ट में जो हमारा ये एक्सॉन होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, वो इस तरीके से कई सारे उसमें एंटीनियस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो लास्ट में आप गुलाई देख रहे हो, ये जो मोटाई सी देख रहे हो आप ये, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक एंड बल्ब। साइनेप्टिक एंड बल्ब, बल्ब है ना फुला हुआ है। यहां से फिर आगे सिग्नल, जो भी सिग्नल आया है, आगे अगला जो न्यूरॉन होगा उसके क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे। क्या होंगे? यहां पर आगे वाले के डेंड्राइट्स होंगे, और ये सिग्नल उस डेंड्राइट्स के पास चले जाएंगे। फिर या सेल्स जहां पे जुड़ा होगा, सेल पे, टिश्यू पे, जहां पे भी होगा, इस साइनेप्टिक नोब से इसको साइनेप्टिक एंड बल्ब या साइनेप्टिक के बाद साइनेप्टिक नोब भी कह देते हैं। ठीक है, KNOB, नोब। सिग्नल आगे चला जाता है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, आपको जो चीज समझनी है, हाँ 10 हो गया, 11वां आपको ये एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स ये दिखाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका 11, और साइनेप्टिक एंड बल्ब ये हो गया 12। ये 12 चीजें आप लोगों को मेंशन करनी है अपने एग्जाम में। बाकी कोई चीज आप मेंशन करें अन्यथा ना करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये डायग्राम, आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है। ये समझने के लिए थोड़ा कलरफुल डायग्राम लेके आया था मैं, इसको मैं बताता हूं कैसे करेंगे। आप सिंपल डायग्राम बनाएंगे, बचपन में बनाया भी होगा, एक बार मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं। इस टाइप से
ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ठीक है, इस टाइप से आपको डायग्राम देना है। ये आइडिया लग गया होगा। ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया। ठीक है, अब इसी में आप एक अलग कलर ले लेंगे और इसको ऐसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में सेल दिखा देंगे, यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया सा दे देंगे। ठीक है, इसी को आगे इसमें तंतु बना देंगे इसके, इस टाइप से। तो ये तुम्हारा बनके तैयार हो जाएगा। इस टाइप का आपको एक डायग्राम देना है और चीज़ें जो मैंने 12 बताई हैं वो आपको क्या करनी है, अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे डायग्राम धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट नीट लेवल डायग्राम आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। जिन जिन डायग्राम्स की मैं प्रैक्टिस बताता जा रहा हूं आप लोग नोट करते जाइए। पूरे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डायग्राम कौन कौन से आपको करने हैं और अभी से प्रैक्टिस करने लगिए। लास्ट में बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है बता दूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर इसको पढ़ते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है ये, अ न्यूरॉन आल्सो नोन एज नर्व सेल। इसी न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। यही बहुत सारे सेल मिलके नर्वस टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है ऑफ नर्वस सिस्टम का या नर्वस टिश्यू का। ठीक है, टिश्यू कह लो सिस्टम कह लो एक ही बात है। इट इज स्पेशलाइज्ड, इसकी खासियत क्या है, ये स्पेशलाइज्ड है फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल ये थोड़ा सा भी आगे डिस्क्राइब करूंगा कैसे, उसको बताऊंगा आपको मैं। और इनेबल कर रहा है कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए क्या कर रहा है, हमको सक्षम बना रहा है। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रहा है आपके पास, देखो 3 नंबर में भी आ सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर 5 मार्क्स में है तो 2 मार्क्स में आपका डायग्राम होगा और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 3 नंबर में आपको इसका स्ट्रक्चर बताना होगा, ध्यान रखना। अब स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या बताना है। ठीक है, सेल बॉडी या सोमा जो स्टार्टिंग का उसका सर था। ठीक है, दिस इज अ सेल बॉडी, ये बताया मैंने सेल बॉडी। ठीक है, आगे आते हैं। स्ट्रक्चर, द सेल बॉडी इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो सेल का एक तरफ है, सेंट्रल पार्ट तो यहां होगा, ये सेंट्रल नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये कुछ इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आप ऑक्टोपस देखा है आपने, ऑक्टोपस की मेन बॉडी इस टाइप से होती है, फिर ये इसके पैर निकले हुए हैं, तो उसका सेंटर पार्ट तो यही है ना। तो वैसे सेंटर पार्ट ये, इसके यहां से एक प्रोजेक्शन, एक उभार निकला हुआ है। ठीक है, तो यही सेंटर पार्ट है, ध्यान रखना, जो मेन काम करेगा। ओके, और इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ और दूसरे ऑर्गेनेल्स जैसे कि नीसल ग्रैन्युल्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, ये तो मेन सेल है ना, तो इसका काम क्या ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये क्या करता है, इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम डेंड्राइट्स। ठीक है, जो इसके डेंड्राइट्स हैं, जैसे यहां से ये डेंड्राइट्स है ना, ये यहां से सिग्नल आया, इसको पकड़ के यहां पर इंटीग्रेट, जोड़ रहा है। जोड़ने का मतलब क्या है कि भाई जैसे कि मान लो मैं एक नुकीली चीज पे ऐसे हाथ रख रहा हूं। ठीक है, अभी ये हल्का दर्द कर रहा है, ये सिग्नल को यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स होंगे, जो न्यूरॉन होगा ना उसका डेंड्राइट, वो सिग्नल को जोड़ रहा है कि नहीं दर्द ठीक है, अभी हटाने की जरूरत नहीं, दर्द ठीक है। एक टाइम के बाद ये हटा लेगा हाथ, वो सिग्नल को इंटीग्रेट करके कहेगा भाई अब दिक्कत है, और सिग्नल भेज देगा आगे, तुरंत दिमाग काम करेगा और हाथ हटा लेगा अपना। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, डेंड्राइट से आने वाले संकेतों का एकीकरण करता है। मेंटेन द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको मेंटेन रख रहा है। जनरेट करता है आउटगोइंग सिग्नल। भाई अब मान लो, जैसे मान लो ये यहां पर न्यूरॉन है और मैं कहीं और देख रहा हूं, गलती से मैंने कोई गर्म चीज को छुआ, तो ये सिग्नल गया यहां से यहां आया, इसने प्रोसेस किया कि गर्म, हाथ जल रहा है, सेल डैमेज होंगे।
और उसने सिग्नल यहां से आगे भेजा और ये सिग्नल कहां गया, ये सिग्नल कहां गया, ब्रेन में गया, यहां से गया ब्रेन में, ब्रेन ने फिर यहां से वापस प्रोसेस करके भेजा यहां की मसल्स को और हाथ यहां से एकदम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होके खींच लिया उसने। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जनरेट करता है आउटगोइंग सिग्नल। अगर कोई सिग्नल आया है यहाँ पे सिग्नल इतना, जैसे अच्छा हल्का फुल्का कोई चीज छू रखी है, हाथ नहीं हटाते हम, ठीक है ओके है, लेकिन जब इतना ज्यादा हो, एक थ्रेशोल्ड वर्ड आएगा। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, एक लिमिट के बाद जब बॉडी के सेल डैमेज हो सकते हैं, वो इसको पता होता है। ठीक है, कि कितने हीट पे बॉडी के सेल डैमेज होंगे। हल्का फुल्का गर्म होता है हम ग्लास नहीं छोड़ते हैं, तेज गर्म होता है हाथ एकदम छूट जाता है, हम ना चाहते हुए भी छोड़ देते हैं, ब्रेन ने काम कर दिया अपना, तो उसको पता है कब सेल डैमेज होंगे। तो एक लिमिट के बाद, गर्माहट का एग्जांपल दे रहा हूं, जब एक गर्मी लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, हीट, उसको पता है कि सेल अब डैमेज होंगे, वो तुरंत यहां पे सिग्नल क्रिएट कर देगा और सिग्नल आगे भेज देगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जनरेट सिग्नल। जरूरत है तो सिग्नल जनरेट करेगा, नहीं जरूरत है तो सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो जनरेट करता है आउटगोइंग सिग्नल टू एक्सॉन्स की तरफ। इफ द इनकमिंग सिग्नल, अगर इनकमिंग सिग्नल रीच अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एक लिमिट क्रॉस करेगा तो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, लिमिट कैसे क्रॉस करेगा, इसका एक और एग्जांपल है, आपको कोई एक धीरे से ऐसे थप्पड़ मारे, आप कुछ नहीं हो, थोड़ा तेज मारो और कोई खींच कर मार देगा तो दिमाग एकदम क्या होता है, गुस्सा। कैसे आया, प्रोसेस कर दिया उसने, तो वो एक लिमिट के बाद ही गुस्सा आएगा, उससे पहले गुस्सा नहीं आता। ठीक, यहाँ पे वैसे ही काम होता है। डेंड्राइट्स जो उसके तंतु हैं, एंटीने हैं जो, ठीक है, ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ट्री लाइक होते हैं, ट्री जैसे दिखाई दे रहे हैं। प्रोट्रूड मतलब निकले होते हैं, उभार निकले होते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी से ऐसे उभार के जैसे निकले होते हैं। ठीक है, जो कोशिका शरीर से बाहर की ओर निकली रहती हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, सिग्नल को रिसीव करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो चाहे केमिकल हो, दोनों सिग्नल रिसीव करती हैं और ट्रांसमिट भेजती है इन सिग्नल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी की तरफ इसको भेज देती है प्रोसेस होने के लिए, कि भाई देखो ये सिग्नल आया है, आगे क्या करना है, इसका सही है गलत है, कितना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है नहीं करना है। ओके, चलिए आगे आते हैं। देन एक्सॉन आ गया। ठीक है, वो जो लंबा वाला पार्ट था इसका, ये एक्सॉन आ गया, इसकी बात कर लें। तो एक्सॉन की स्ट्रक्चर की बात करें, ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, यह कोशिका शरीर से निकलने वाला एक लंबा प्रक्षेप, प्रोजेक्शन होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल की बॉडी से निकला हुआ है, ये मेन सेल बॉडी यही है। ठीक है, इट मे बी कवर्ड बाय माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ के द्वारा कवर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों टाइप के होते हैं। नर्वस सिस्टम जो हमारा चैप्टर आएगा वहां हम देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और क्या डिफरेंस होता है। तो लेकिन हम यहाँ पे माइलिन शीथ वाला लेके चलेंगे ताकि हमारा कंप्लीट रहे। ठीक है, कोई लेबलिंग छूट ना जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हो मे बी, इसके ऊपर माइलिन शीथ हो भी सकती है नहीं भी। विच इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल्स, ये आपका एमसीक्यू है। माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है, श्वान सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर से बता रहा हूं, बार बार बोलते जाता हूं, जहां मैं कोई चीज बोल देता हूं एमसीक्यू है तो उसको अच्छे से नोट करते चला करो। ठीक है, तो श्वान सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कहां पर, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होगा, जो पेरिफेरल दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल पेरिफेरल, इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे डिटेल में नर्वस सिस्टम वाले में। ठीक है, फिलहाल श्वान सेल जो होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। और ये भी आपका एक एमसीक्यू है उस चैप्टर के लिए कि भाई श्वान सेल्स कौन से वाले नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे, यानी कि माइलिन शीथ हमें कौन से वाले नर्वस सिस्टम में पाने को देखने को मिलती है, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। पेरिफेरल, तो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, परिधीय तंत्रिका। ठीक है, अब द माइलिन शीथ स्पीड्स अप द सिग्नल ट्रांसमिशन। मैंने बताया माइलिन शीथ क्या कर रही है भाई, जो पूरा एक्सॉन है उसको जगह जगह कवर कर ले रही है। अब सिग्नल को ऐसे चल के जाने की जरूरत नहीं है, सिग्नल क्या करेगा, जंप करता हुआ जाएगा तो तेज हो जाएगा सिग्नल। ठीक है, फंक्शन क्या है, इसका काम है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन का काम क्या है, सेल बॉडी ने जो सिग्नल जनरेट किया है उसको लेकर के आगे लेके जाना। ठीक है, आखिरी में जब जाएगा तो क्या आ जाएंगे, एक्सॉन के टर्मिनल्स आ जाएंगे, जिसको कि हम लोग साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। ठीक है, ओके, साइनेप्टिक नॉब स्ट्रक्चर दिखा दूं अगर भूल गए हो तो, ये साइनेप्टिक नॉब आ गया यहां पर।
ठीक है, स्ट्रक्चर दीज आर द ब्रांच्ड एंड, आखिरी में ब्रांचिंग एंड है और ब्रांच हो रखी है ऑफ द एक्सॉन डेट फॉर्म साइनेप्सिस। इसको समझो, ये जो साइनेप्टिक नॉब है साइनेप्स बना रहा है जंक्शन। इसको थोड़ा मैं डिटेल कर देता हूं, इसका डिटेलिंग है क्या, शायद है, ये देखो इसकी डिटेलिंग साइनेप्स आगे आएगा। ठीक है, ये जो साइनेप्स बना रहा है, ये साइनेप्स क्या है इसको बताता हूं, अगला टॉपिक भी है इसमें। तो साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स से ये देखो जो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द, समझते जाओ, कंफ्यूजन हो कोई डाउट हो तो बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा। ये आ गया हमारे पास क्या, ये एक्सॉन टर्मिनल, इमेजिन करते जाना कौन सा पार्ट है ये, बिना इमेजिनेशन के सब गड़बड़ हो जाएगा। उसके आखिरी मैंने बताया था बल्ब जैसा निकला हुआ है, तो ये जो पार्ट है दिस इज, अरे साइनेप्टिक नोब। अब देखो साइनेप्टिक नोब में है क्या, थोड़ा सा बताता हूं यहां पर आप लोगों को। एक्सॉन जो है वो जो सिग्नल लेके आता है एक्सॉन, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होता है। ठीक है, और जैसे ही वो सिग्नल यहां पहुंचता है तो हमारे पास ये जो, इसको जगह नहीं है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। ये जो आप देखो, अच्छा लिखा तो हुआ है, मैं क्यों परेशान हूं। ये जो है ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, थोड़ा सा प्रोसेस में समझ लोगे। वोल्टेज गेटेड, ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी आई है वो एक वोल्टेज क्रिएट करती है, ठीक है, और इन चैनल्स को खोल देती है। इन चैनल्स के खुलने के साथ ही कैल्शियम अंदर एंट्री कर जाता है। कौन अंदर एंट्री करता है, कैल्शियम। और ये जो साइनेप्टिकल वेसिकल्स हैं, यानी कि पाउचेस हैं जिसके अंदर केमिकल भरा हुआ है। केमिकल क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, एड्रेनलिन है, जो भी अपना केमिकल इसके अंदर भरा हुआ है। कैल्शियम के आते ही ये वेसिकल नीचे की तरफ ढकेले जाते हैं और नीचे की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे जाके जुड़ जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन यहां से क्या होती है, रप्चर, टूट जाती है और ये केमिकल आगे रिलीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल रिलीज हुआ। अगला, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये जो हिस्सा है ये पोस्ट सिनेप्टिक, यानी कि यहां पे हो सकता है दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट हो, ठीक है, कोई सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। वहां पर आयन चैनल्स लगे होंगे, वो इन केमिकल्स को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और इस केमिकल के अकॉर्डिंग सिग्नल आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक गैपिंग है ये, ठीक है, इसे जंक्शन कहा गया है, साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब जंक्शन। ठीक है, आते हैं वापस। तो एक्सॉन टर्मिनल्स क्या है, ब्रांच्ड होते हैं जो कि क्या फॉर्म करते हैं, साइनेप्स को फॉर्म कर रहे हैं। साइनेप्स क्लियर हो गया। किसके साथ बना रहे हैं, दूसरे न्यूरॉन के साथ या फिर टारगेट सेल्स, टिश्यू जो भी है उसके साथ बनाएंगे। ये फंक्शन क्या है साइनेप्टिक नॉब का, स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अभी हमने देखा उसके अंदर साइनेप्टिकल वेसिकल्स थे, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए थे। साथ साथ में फैसिलिटेट करता है, सुविधा देता है कम्युनिकेशन की विद द नेक्स्ट सेल, ठीक है, अगली कोशिका के साथ संचार स्थापित करते हैं, यानी कि अगली जो नेक्स्ट उसके साथ कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, सुविधा देता है। उसके सुविधा करना चाहिए, जैसे हिंदी में फैसिलिटेट मतलब एक तरह से करवा रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन करवा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल का लास्ट पार्ट। अब इसी में ही जो टर्मिनल आया है तो यहां पर साइनेप्स की भी बात होती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, इसका साइनेप्टिक नोब और अगले वाले का जो भी पार्ट है, चाहे डेंड्राइट जो भी, ये पूरा का पूरा साइनेप्स कहलाता है। इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्स से पहले का। ये आ गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और बीच का जो गैप है इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब खाई होती है, खाई या खांचा या जगह जो भी है, ठीक है, ये बीच की गैपिंग आ गई। तो ये पूरा सिस्टम साइनेप्स कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो साइनेप्स के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन का जो टर्मिनल है ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का, एंड द डेंड्राइट, या तो डेंड्राइट होगा या सेल बॉडी होगी दूसरे न्यूरॉन की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ये जो साइनेप्टिक नॉब है वो केवल डेंड्राइट के साथ ही जाकर के
साइनेप्स बनाएगा, वो अगले न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ भी, जैसे डेंड्राइट है डेंड्राइट के साथ या सेल बॉडी के साथ भी जाकर के साइनेप्स बना सकता है, डायरेक्ट सेल बॉडी को भी सिग्नल दे सकता है। क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, साइनेप्स के अंदर हमने देखी, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है जो न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रहा है, ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बीच का गैप आ गया, देन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, न्यूरॉन और टारगेट सेल जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा। क्लास में नो इंटरनेट कनेक्शन, बेटा किसी और के साथ भी दिक्कत आ रही है, ये नो इंटरनेट कनेक्शन किसी और के साथ भी आ रही होगी, यहां पे मेरा कनेक्शन स्टेबल है अभी। नो इंटरनेट कनेक्शन एक बारी आप उसको लॉग आउट करके, मतलब लॉग आउट मतलब क्लास से बाहर निकल के वापस से ज्वाइन करो एक बारी, कि यहाँ पे मेरा सिस्टम जो है कनेक्शन जो है वो स्टेबल दिखा रहा है। नहीं आ रही है, दूसरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये आपका फिर प्रॉब्लम है। ये मेरे साथ में जब प्रॉब्लम आती है तो सबके साथ आती है, जैसे लास्ट टाइम एक बार दिक्कत आई थी तो सबके साथ दिक्कत आ रही थी, ठीक है। वो नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है, आपकी तरफ से तो कुछ हो सकता है सर्वर या कुछ नेटवर्क का इशू को, थोड़ा सा एक बार क्या कर लो, क्लास को लीव करके वापस से ज्वाइन कर लो, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए फंक्शन की बात करें, अलाउज न्यूरॉन्स टू कम्युनिकेट वाया न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरॉन्स को अलाउ करता है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा दूसरों से कम्युनिकेट कर सके। सिंपल था ये। चलें आगे, माइलिन शीथ, अब माइलिन शीथ की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो उसका ऊपर का स्ट्रक्चर था, ये फैटी होता है, इंसुलेटिंग लेयर होती है जो कि घेर के रखती है, कवर करके रखती है एक्सॉन को, ठीक है, कहां पर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इन सेगमेंट्स, टुकड़ों में है ना, लगातार नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, टुकड़ों में है। अब सही है, पहले दो बार ठीक है, कोई बात नहीं, वो असल में आपकी साइड से नेटवर्क कई बार होता है ना, वीक हो जाता है तो हो जाता है। नाउ स्ट्रक्चर में फैटी होता है, इंसुलेटिंग लेयर है, गैप बिटवीन द सेगमेंट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवायर, हमने देखा था बीच बीच में जो गैप थे, ठीक है। ये माइलिन शीथ है, तो बीच बीच के जो गैप थे इनको हम लोग क्या बोल रहे थे, नोड ऑफ रेनवायर, ठीक है, याद आया, ओके। तो नोड ऑफ रेनवायर, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फंक्शन की बात करें तो ये स्पीड अप करता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक्सॉन में जो सिग्नल्स है वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में चलता है, तो ये जो माइलिन शीथ है ये इसको क्या कर दे रही है, फास्ट कर देती है, जंप, क्योंकि अब इंसुलेशन है तो सिग्नल को फिर जंप करना पड़ता है, ठीक है, बाय अलाउइंग देम टू जंप बिटवीन द नोड्स। ये जो नोड्स ऑफ रेनवायर है, जंपिंग यहां से यहां चलती है, ठीक है, और इस जंपिंग जो सिग्नल है इसका एक नाम है साल्टेटरी कंडक्शन, यानी कि जो कंडक्ट कर रही है मैसेज को वो साल्टेटरी है, ठीक है, ठीक है, छलांग, साल्टेटरी का मतलब क्या होता है, छलांग लगा लगा करके जो सिग्नल हो रहा है, साथ साथ में ये प्रोटेक्ट करता है और इंसुलेट करता है एक्सॉन को, तो ये दो फंक्शन आ जाएंगे इसके। एंड लास्ट में नोड ऑफ रेनवायर, चाहे इसके साथ ही बता दो कोई दिक्कत नहीं है, जो गैप्स होते हैं माइलिन शीथ के बीच में उसको नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। इसका मेन काम क्या है, अलाउ फॉर रैपिड कंडक्शन, ये जगह देता है रैपिड कंडक्शन के लिए ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स बाय इनेबलिंग साल्टेटरी कंडीशन, ठीक है ना, साल्टेटरी कंडक्शन को अलाउ करके, इनेबल करके, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अरे रैपिड कंडक्शन करवा रहा है, ठीक है, क्लियर है बातें। तो ये 6-7 पॉइंट आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर में क्या करने हैं, थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब कर दोगे इसको, जब 5 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स में तो भी 6-7 पॉइंट। अच्छा, थोड़ा सा जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, स्ट्रक्चर एक लाइन में दे दिया, फंक्शन एक लाइन में दे दिया, ये भी चल जाएगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप सारे करो, 2-2 मैक्सिमम दे दिए मैंने, क्लियर है। अब देखो बात करते हैं न्यूरॉन काम कैसे करता है, हाउ न्यूरॉन वर्क, या न्यूरॉन के फंक्शन क्या है, ठीक है, दोनों चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, न्यूरॉन का वर्क क्या है या न्यूरॉन के फंक्शन क्या है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो न्यूरॉन एज अ होल हैज 3 मेन फंक्शन, उसके 3 मेन काम है। सेंसरी इनपुट, सेंसरी मतलब संवेदी इनपुट, इन सिग्नल को लेना
उसे इंटीग्रेट करना, प्रोसेस करना और मोटर आउटपुट और बाहर की तरफ सिग्नल को भेज देना। ठीक है, ये 3 इसके मेन फंक्शन है, इनपुट, इंटीग्रेशन और आउटपुट। इसको हम लोग 4 उसमें तोड़ते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉब्स हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब अंदर जो उसके प्रोसेस हुई, ठीक है, उसको हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला, रिसीविंग अ सिग्नल, सिग्नल को रिसीव किया। जो डेंड्राइट्स होते हैं एक्ट एज एंटीने, समझा चुका हूं, अब यहां लिखा हुआ है। रिसीव करते हैं केमिकल सिग्नल, साइनेप्स था, साइनेप्स से जो सिग्नल आया उसको रिसीव किया उसने फ्रॉम द अदर न्यूरॉन और सेंसरी स्टिमुलाई, या न्यूरॉन हो सकता है या स्टिमुलाई हो सकता है, जैसे कि लाइट है, साउंड है, प्रेशर है, किसी को छुआ है तो वहां से डायरेक्ट भी स्टिमुलाई मिल जाता है इसे फ्रॉम द एनवायरमेंट से। ठीक है, डेंड्राइट ने रिसीव कर लिया और इंटीग्रेटिंग सिग्नल, अब डिसीजन मेकिंग का काम होगा, संकेतों का एकीकरण, इकट्ठा कर रहा है सारे सिग्नल्स। दीज सिग्नल ट्रेवल टू द न्यूरॉन सेल बॉडी, डेंड्राइट्स ने जो भी सिग्नल पकड़े वो सब उसने सेल बॉडी के पास भेज दिए। वहां जाके सारे सिग्नल एड अप होते हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं आपस में। ऑल द एक्साइटेड सिग्नल की इट एड अप, ऑल द एक्साइटेड सिग्नल की डू इट, हमें सिग्नल आगे भेजना है या किसी चीज को रोकना है। मतलब कि आगे जो सिग्नल भेजना है वो कैसा भेजना है कि उस काम को करते रहे या रोक दे। ठीक है, जैसे कि हम किसी सॉफ्ट चीज को, फेदर जैसी चीज को छूते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो सिग्नल आता नहीं, उसको छूते रहो, बड़ा अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है, गुड फील आ रहा है। गर्म चीज को छुओ तो एकदम से उसे मना करना है, तो सिग्नल किस टाइप का रखना है, डू इट करने का करना है सिग्नल या हटाने का करना है, डोंट डू इट। ठीक है, इफ द टोटल एक्साइटेड सिग्नल, अब जो भी सिग्नल बनेगा बात की बात है, जो टोटल सिग्नल है वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा, थ्रेशोल्ड मैंने बताया एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। न्यूरॉन डिसाइड, तो न्यूरॉन डिसाइड करता है टू फायर, फायर वर्ड आता है, सिग्नल जब भेजा जाता है उसके लिए वर्ड आता है फायरिंग द सिग्नल। ठीक है ना, तो ये फायर करता है किसको, सिग्नल को अपने एक्सॉन की तरफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, उसने इकट्ठा किया, समझा, इंटीग्रेट कर रहा है और फिर आगे सिग्नल को फायर कर दिया, दैट इज द इंटीग्रेशन। सिग्नल चला गया आगे। ठीक है, अब सिग्नल कहां से निकला है, सेल बॉडी से, अब आगे कंडक्ट होगा, यानी कि जैसे वायर कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो कौन कंडक्ट करेगा, एक्सॉन। इफ द न्यूरॉन डिसाइड टू फायर इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो एक इंपल्स जनरेट करता है जिसको कि हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जो उसने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया है, तो क्योंकि पोटेंशियल वर्ड आया है, वोल्टेज का यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो इसीलिए वर्ड आ गया काम करने वाला पोटेंशियल। दिस इंपल्स ट्रेवल्स रैपिडली डाउन द न्यूरॉन्स एक्सॉन, एक्सॉन से होता हुआ वो आगे बढ़ता है विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ। यहाँ पे बिल्कुल भी उसकी स्ट्रेंथ वीक नहीं होती, जो सिग्नल जिस स्ट्रेंथ से पैदा हुआ था उसी स्ट्रेंथ से चलेगा। जैसे बिजली में होता है ना, कई बार 240 वोल्ट चला, आगे जाके 220 वोल्ट ही रह गया, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। जितनी वोल्टेज के साथ वो आया वो उतनी वोल्टेज के साथ आखिरी तक सिग्नल लेके चलेगा। ठीक है, क्लियर है बातें, ओके। चौथा क्या है, ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर सेल, अब साइनेप्स तक पहुंचा देगा और दूसरे को सिग्नल दे देगा। When the electrical impulse reaches axon terminal, अब सिग्नल कहां पहुंच गया, एक्सॉन टर्मिनल के पास, मैंने बताया था सिनेप्टिक नोब के पास, यहां पहुंच गया सिग्नल। द न्यूरॉन्स जॉब, अब न्यूरॉन का जो जॉब है वो शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। यहीं तक इलेक्ट्रिसिटी वाला सिग्नल था, यहाँ पे वेसिकल्स थे, इसके अंदर केमिकल भरा हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, और अब यहाँ पर क्या हो गया, केमिकल में चेंज हो गया वो। ठीक है, द टर्मिनल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, और ये टर्मिनल आकर के यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे थे, देखा था हमने, इनटू द टाइनी गैप कॉल्ड सिनेप्स, ये गैप था यहाँ पर सिनेप्स में, यहाँ पे अपना केमिकल रिलीज कर दिया। दिस केमिकल क्रॉस द गैप, ये केमिकल गैप को क्रॉस करते हैं, बाइंड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो भी आगे यहाँ पे था उसके साथ ये बाइंड हो जाते हैं, या मसल सेल के साथ या ग्लैंड के साथ, पासिंग द मैसेज, और मैसेज को पास कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, अगर टारगेट जो हमारा टिश्यू है, सेल है, वो मसल है, तो ये सिग्नल क्या काम करेंगे, मसल को कांटेक्ट करवा लेंगे। जैसे गर्म चीज को छुआ और यहाँ पे सिग्नल आया, मैंने हाथ, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, और अगर ये ग्लैंड है, एग्जांपल के तौर पे है, ये लाइन ऐड करो ना करो चलेगा। और अगर मान लो कोई ग्लैंड है, इट कॉजेज सिक्रीशन, कोई खुशबूदार मजेदार चीज सूंघी, ग्लैंड यहाँ से क्या हुआ, सलाइवा से तुरंत पानी आना स्टार्ट हो गया, सिग्नल आ गया। तो अगर कोई ग्लैंड होगी तो वहां से कोई चीज रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, हार्मोन हो सकता है या डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकते हैं।
ठीक है, ये 4 इसके बेसिक काम हैं जो ये पूरी बॉडी में हर बार यही प्रोसेस करता है। अब इसी को थोड़ा सा जैसे फंक्शन आ गया और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो अदर फंक्शन में, कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस, बॉडी फंक्शन कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटी मेरी क्या हो रही है, कोऑर्डिनेट हो रही है। ठीक है, मेरा ये हाथ हिटा, मैंने देखा, मैंने बोला, मैंने फिर उधर भी देखा, ये सब एक्टिविटी एक साथ, देखना सुनना, मैं अपने शब्द भी सुन रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई शब्द अगर गलत हो जाता है तो मेरे को सुन के दिमाग प्रोसेस कर लेता है कि अच्छा ये शब्द गलत बोल दिया। तो कान, नाक, आंख, हाथ एक साथ काम कर रहे हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। बॉडी के सभी काम को मिलाकर काम कराता है। कंट्रोल करता है मसल एक्टिविटी, ऑब्वियसली बात है, मेरे हाथ चल रहे हैं, ठीक है, और जुबान चल रही है तो एक्टिविटी को मसल्स में, आंखों को इधर उधर कर रहा हूं तो अंदर जो हमारी सिलियरी मसल्स है वो काम कर रही हैं। रेगुलेट ग्लैंडुलर सिक्रेशंस, ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है, सलाइवा आ रहा है, हार्मोन्स वगैरह का, जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है। और प्रोसेस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस मतलब जो इंटीग्रेशन हुआ था वो काम करता है। ठीक है, इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको समझता है, डिसीजन लेता है और उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। तो ये थोड़े से स्टेप्स आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, टोटल 8 पॉइंट हो जाएंगे। बेसिक ये 4 ही काम करेगा जो हर बार करेगा ये। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के टाइप्स की बात करें तो ध्यान रखना यहां पर, न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, जैसे मैंने यहां पे कोई चीज छुई तो यहां से सिग्नल जो कहां लेके जा रहा है, ब्रेन के पास। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन सिंपल सी बात है, बॉडी टू ब्रेन काम करते हैं, सिग्नल को कहां लेके जा रहे हैं, ब्रेन के पास। इसी को हम एफरेंट भी कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स। यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, वहां टच हुआ, वहां से जैसे स्किन, आईज, ईयर्स, वहां पे कहां लेके जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के पास लेके जा रहा है। मोटर न्यूरॉन, ब्रेन अब सिग्नल भेजेगा, जैसे मैंने बताया गर्म चीज को छुआ तो सिग्नल आया, यहां से सिग्नल ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने सिग्नल इस मसल्स को दिया और हाथ हटवा लिया। ठीक है, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन टू मसल्स। ठीक है, इसको आप सिंपल लिख सकते हो, ब्रेन टू बॉडी, आप सिंपल कर सकते हो इसको। मसल्स पे आएगा, ग्लैंड्स पे आएगा, जो भी आएगा उस हिसाब से काम करेगा ये। और तीसरा बीच का इंटरन्यूरॉन, जो इस सिग्नल लेके आया है तो बीच में ये सिग्नल पहले यहां देता है कई बार। ठीक है, ये हमारा, अरे अभी क्या कर रहा है, ठीक है ये सिग्नल आएगा, इसको देगा इंटरन्यूरॉन, ये क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, प्रोसेस करता है, समझता है, और समझ करके उसके हिसाब से किसको सिग्नल देना है फिर ये उस मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देता है और काम होता है। ठीक है, कई बार डायरेक्ट यहां से यहां चला जाता है, डिपेंड करता है। ये जो वैरायटीज है उसको हम डिटेल में, जब चैप्टर आएगा इसका पूरा डिटेल वाला, तब समझेंगे। फिलहाल मोटा मोटा समझो 3 टाइप के होते हैं। सेंसरी, सिग्नल लेके आएगा ब्रेन के पास, मोटर, ब्रेन से सिग्नल जाएगा, ये बीच का हो गया, जो सिग्नल आया है उसको प्रोसेस करता है कि सिग्नल है क्या। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास न्यूरॉन्स हो गए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हो गए, एक टाइप क्लियर हो गया। दूसरी की बात करें, हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स, 2 वैरायटी थी, पहला न्यूरॉन सेल्स, दूसरा न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स। चलें आगे। तो मैंने बताया कि ये क्या है, ये न्यूरॉन के माता पिता हैं, दीज आर द माई बाप। ठीक है, माँ है ये और पिता है, सुरक्षा रखना, न्यूरिश करना, पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं न्यूरॉन्स का। ये क्या है, आओ देखें, सपोर्टिव सेल है जो कि घिरे रहती हैं, प्रोटेक्ट किए रहती हैं न्यूरॉन्स को। समझने के लिए एक डायग्राम है, ये सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करती हैं, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। कोई क्वेश्चन पूछे क्या ये भी सिग्नल देती है, नहीं, दे डू नॉट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल बट मेंटेन द एनवायरमेंट एंड फंक्शनैलिटी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के लिए आसपास जो एनवायरमेंट चाहिए और उसके काम करने के लिए जो माहौल चाहिए उसको बना के रखते हैं। तो समझो जरा, यहां पर देखो, ये न्यूरॉन है, थोड़ा पहले छोटा कर लेते हैं फिर समझते हैं। ओके, ये देखो, ये वाला पार्ट न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये है, एक ये है। ठीक है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन ये गया। अब ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं
ये बीच में देखो एक न्यूरोग्लियल सेल ये रहा, ये ब्लड कैपिलरीज को पकड़ा हुआ है, साथ साथ में वहां से न्यूरिशन को सेल बॉडी तक लेके आ रहा है, ठीक है। ये माइक्रोग्लियल सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं ग्लियल सेल्स, ये इसी के आसपास रहेंगे। अगर ये एक है तो इसके आसपास 10 मिलेंगे, 10 गुना ज्यादा होते हैं ये, ठीक है। और सबके अपने अलग अलग काम है, मैंने यहां पे भी काम मेंशन कर दिए, ठीक है। और इसको कामों को हम अलग से देख लेते हैं। सबके यहाँ पे काम मैंने मेंशन कर दिए। ये डायग्राम बस समझने के लिए, इसको डायग्राम को बनाने, जैसे एपेंडाइमल सेल्स हैं, ठीक है, मस्तिष्क की नलियों एवं, अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में लिखना वो हो गया, चलो इंग्लिश वाला लेके चलते हैं। यहाँ पर हिंदी मेंशन है, आगे आते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, वही सारे सेल हैं, यहाँ पे हैं, वहाँ पे हिंदी थी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती थी। ओके, एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। ग्लायल सेल्स के 4-5 वैरायटी होती हैं, जिसमें पहला क्या है, एस्ट्रोसाइट्स। ये सपोर्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, जो सेल के बाहर का माहौल है उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्रेन के आसपास रहता है, उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड श्वाइन सेल्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीथ को, ठीक है। ये अपना जो श्वाइन सेल्स है, ये अपना पेरिफेरल में, और ये अपना सीएनएस में, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस वालों के ऊपर माइलिन शीथ बनाता है, विच इंसुलेट एक्सोन, एक्सोन को इंसुलेट करता है प्रोटेक्शन के लिए, और क्या कर रहा है, स्पीड अप द सिग्नल ट्रांसमिशन, इसके बारे में हमें पता है। एक वैरायटी होती है माइक्रोग्लिया, ये इम्यून सेल्स होते हैं, यानी कि इन न्यूरॉन के आसपास कोई बैक्टीरिया वायरस पहुंचेगा तो उसको मारने का काम कौन करते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द नर्वस सिस्टम फ्रॉम पैथोजेंस एंड डैमेज, उसे डैमेज होने से बचा रहा है और पैथोजन से बचा रहा है। ये आपका एमसीक्यू भी है कि भाई ब्रेन के अंदर इम्यून सेल का नाम बताइए, माइक्रोग्लिया, ठीक है। चौथा है एपेंडाइमल सेल्स, ये लाइन द ब्रेन वेंट्रिकल्स। ब्रेन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज हैं, छोटे छोटे से पाउचेस जैसी कैविटीज पाई जाती हैं, उसकी जो अंदरूनी परत होती है, ठीक है, लाइन द ब्रेन वेंट्रिकल, उसकी जो अंदरूनी परत है वहां पर ये वाले सेल्स क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड की जो बीच की कैनाल है ना, पाइप नुमा रहता है, वहां पर भी इसकी कवरिंग हमें देखने को मिलती है। ये क्यों कवरिंग होती है, मतलब ये काम क्या करते हैं एपेंडाइमल सेल्स, हेल्पिंग टू प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन में जो लिक्विड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि न्यूरिशिंग का काम करता है, ठीक है, प्लस प्रोटेक्शन का भी काम करता है, उसको बनाने में और सर्कुलेट करने में पूरे ब्रेन में हेल्प करते हैं कौन, एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में ये इस टाइप से दिखा रखे हैं, ये एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स 4 टाइप्स के, इसको आप बता दोगे। दूसरे नॉर्मल अगर बोलेंगे सपोर्टिव सेल्स कौन से होते हैं न्यूरॉन्स के, तो सिंपल सा क्या आ जाएगा अपने पास, ग्लायल सेल्स, ठीक है। ग्लायल सेल्स कह लो या न्यूरोग्लियल सेल्स कह लो, क्लियर हुआ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नर्वस टिश्यू की, अब ये तो आप खुद भी बता सकते हो, सिंपल है, बस वर्ड पता होना चाहिए। पहला क्या है, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो भी स्टिमुलाई होगा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना देंगे। इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट भी करते हैं, कंडक्टिविटी, ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लंबे डिस्टेंस तक। सिक्रीशन, न्यूरॉन रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एट साइनेप्स, ठीक है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट करते हैं। प्लास्टिसिटी, इसका क्या मतलब है, नर्वस टिश्यू कैन अडेप्ट एंड रिकॉग्नाइज इटसेल्फ, ये अपने आप को समझ सकता है, ठीक है, विच इज इसेंशियल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। ये ढलता है और क्या करता है, अपने आप को पहचानता है। जो हम लोग चीजें लर्न कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, वो इसके अंदर क्षमता होती है, डेट इज द प्लास्टिसिटी। तो ये 4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, जैसे मसल्स टिश्यू की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वैसे ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, बॉडी में रोल देखें तो ये तो बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी में क्या काम है, परसेप्शन, साइट, हियरिंग, टच, सुनना, देखना, ठीक है, छूना, ये सारी जो होती है चीजें, ये नर्वस टिश्यू ही करवा रहे हैं। थॉट, मेमोरी, इमोशंस, ये सब भी उनके पीछे वजह कौन है, हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो सारा केमिकल लोचा, हम कहते हैं ना केमिकल लोचा है, दुखी हो तो ये भी केमिकल लोचा है, सुखी हो तो ये भी केमिकल लोचा है। वो केमिकल को अगर हम क्या करें, सपोज ऐसी कोई मेडिसिन आ जाए कि जैसे
हो सकता है अगले टाइम पे आ जाए, आप बहुत दुखी होते हो, ठीक है ना, तो डोपामाइन का लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है, दूसरा लेवल जो केमिकल का है बढ़ रहा है, तो कोई ऐसा क्या आ जाए, है अभी भी, जब आदमी डिप्रेशन चला जाता है तब यूज़ होती हैं, लेकिन नॉर्मल ओटीसी के तौर पे आ जाएं, ठीक है, कि बहुत दुखी, अचानक से एकदम झटका लग गया, कोई बच्चा कई बार जैसे ना कि बच्चा क्या होता है कि इंटरव्यू में रह गए या नंबर कम आ गया, दुखी हो गए एकदम से, तुरंत वो गोली खाई, डिप्रेशन वाला केमिकल नीचे, अच्छा वाला मतलब डोपामाइन ऊपर, खुश, खत्म, सैडनेस खत्म, ठीक है। तो सारा का सारा क्या केमिकल लोचा है। तो थॉट, मेमोरी, इमोशंस ये सब कंट्रोल कर रहा है। मूवमेंट एंड बैलेंस, ये बताया मैंने किस तरह से बॉडी जो हमारी चल रही है, खड़ी है, इसको ये बैलेंस करता है, मूव करवाता है। रेगुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट रेट, डाइजेशन, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करते हैं, ठीक है, यही कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू करते हैं। रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज, बाहर कोई चेंज आता है, ठंडी गर्म वाला जैसा भी है, ठीक है, उसके प्रति ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर और उसका डायग्राम, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बातें? तो ये चैप्टर अपना खत्म है, इसको पढ़ के रेडी कर लीजिएगा। कल इसका हम एमसीक्यू टेस्ट लेंगे और कोशिश ये रहेगी चारों यानी कि पूरा चैप्टर का एक साथ करेंगे, ठीक है। तो पढ़ो, इसको रिवाइज करो, कोई डाउट वगैरह है तो मेरे को आप सेंड कर देना। कल जैसे ही हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपके डाउट ले लूँगा, अगर कोई डाउट होगा तो, वैसे डाउट ना के बराबर ही निकलती हैं तब भी, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए मिलते हैं फिर कल मैं टाइम बता दूंगा, क्योंकि कल थोड़ा सा शेड्यूल मेरा दाएं रहेगा, तो या दोपहर जो भी होगा टाइम में 2-3 घंटे पहले अनाउंस कर दूंगा मैं। शाम को भी हो सकती है क्लास, या दोपहर में भी हो सकती है, जैसा होगा बता दूंगा मैं। तो इसको पढ़ें और रेडी हो जाएं अब, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।